Good morning, students. So, myself साइनाथ भाव सर. सो इन माय फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने चैप्टर चालू किया था सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. तो बहुत से स्टूडेंट के मुझे कमेंट्स आए कि सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपने बताई नहीं है, लाइक सॉलिड्स आर डक्टाइल, सॉलिड्स आर मैलेबल. लेकिन बच्चा याद रखना, कभी भी डक्टाइल मैलेबिलिटी ऑब्वियसली अगर हम लोग बोलेंगे तो मेटल नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं. ठीक है, अभी सॉलिड मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, हम लोग को मालूम नहीं इतना. लेकिन जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग वो प्रॉपर्टी सीख लेंगे, उसका आप कभी टेंशन नहीं लेना. ठीक है. सो इन माई लास्ट लेक्चर हम लोग ने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड के बारे में. हम लोग ने डिस्टिंग्विशिंग पढ़ा थे पॉइंट. पहला पॉइंट था क्या? पहला पॉइंट क्या था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वेल ऑर्डर अरेंजमेंट होती है, अमॉर्फस सॉलिड में वेल ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की. उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है. थर्ड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि दे आर ट्रू सॉलिड, एंड इसमें लिखा था दे आर स्यूडो सॉलिड. तो ट्रू सॉलिड और स्यूडो सॉलिड क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था. अभी मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने बोला था कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी और पढ़ाने वाला हूँ, उसको हम लोग बोलेंगे एन आइसोट्रॉपी, या आप उसको एनिसोट्रॉपी भी बोल सकते हैं. ठीक है. अभी ये एनिसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को डिस्टिंग्विश करने वाली बॉर्डर लाइन प्रॉपर्टी है. इतना याद रखो, क्योंकि हर साल मतलब पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ बोर्ड का जो पेपर्स आते हैं उसमें ये एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट पूछा जाता है. तो ऑब्वियसली अच्छा है, मतलब बहुत इजी है, लेकिन वो समझना चाहिए. ठीक है. तो अभी हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपना, और हम लोग अभी पढ़ेंगे एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट, या आप इसको एन आइसोट्रॉपिक इफेक्ट भी बोल सकते हो. याद रखना, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट. ओके, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट. अभी देख सकते हैं आप, आइसोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है? आइसो मीन्स व्हाट? सेम. ओके, कोई भी चीज़ अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उसको आइसोट्रॉपी बोलेंगे. अगर इसके आगे इधर एन लगा है मतलब ये सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगी. अगर मैं एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट की डेफिनेशन बोलूँ तो ये डेफिनेशन देखो कुछ इस तरह होगी. तो डेफिनेशन क्या होगी एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट? इट इज द इफेक्ट in which solids have different values of physical properties. अभी आप देखोगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम लोग दो प्रॉपर्टी लेके चलेंगे. दैट इज हम लोग लेके चलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आ रहा है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या विस्कोसिटी, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा. विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी एक्सेट्रा. इट इज द इफेक्ट इन विच सॉलिड्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके. सो एनिसोट्रॉपिक का आपको मैंने जो डेफिनेशंस था, जो बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है, हम लोग ने लिख लिया है. इट इज द इफेक्ट इन विच सॉलिड्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या विस्कोसिटी, इन डिफरेंट डायरेक्शन. अभी इसको हम लोग समझ के चलते हैं. अभी आपको मालूम है, अगर मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको मालूम है कि वेल ऑर्डर अरेंजमेंट होती है. तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 2 एटम से बना है. उन एटम का नाम है ए और बी. ठीक है. सो एटम्स आपको मालूम है, नॉर्मली हम लोग स्पेरिकल मान के चलते हैं. ए, उसके बाद क्या आएगा बी, उसके बाद क्या आएगा ए, उसके बाद क्या आएगा बी, उसके बाद फिर से क्या आएगा ए. अगर इधर ए है तो इधर ए आना नहीं चाहिए, आपको मालूम है, क्योंकि वेल ऑर्डर अरेंजमेंट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में. तो ऑब्वियसली आप इधर क्या लिखोगे? बी. बी के नीचे क्या आएगा? ए के नीचे क्या आएगा? बी के नीचे क्या आएगा? ए, और ए के नीचे फिर से क्या आ जाएगा? बी. अगेन वी ड्रॉ थर्ड लेयर ए बी. हम लोग फिर से इधर ए लेंगे, इधर बी लेंगे, इधर फिर से ए लेंगे, इधर बी लेंगे, और इधर ए आ जाएगा. ओके. अभी इधर आपको गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मान के चलो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑब्वियसली गैप नहीं होता है. ओके. मुझे कुछ प्रॉपर्टी आपको बतानी है, इसलिए मैं थोड़ा गैप रखा हूँ. ठीक है. अभी आप देखना इसका मीनिंग होता क्या है. सो अगर मैं
अभी मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाऊंगा और आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसके बराबर आंसर देना मुझे। तो अगर मैंने ये लेयर सिलेक्ट किया, ये लाइन सिलेक्ट की, याद रखना, देखो अभी अगर मैंने ये लाइन सिलेक्ट की तो आप देख सकते हो इन लाइंस में आप देख सकते हो पहला ए आ रहा है, बी आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है। मतलब इस पार्ट में एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रही है। इसके नीचे बी भी आ सकता था, इसके नीचे फिर से ए आ सकता था। मतलब इधर आप देख सकते हो कौन सी ऑर्डर फॉलो हो रही है, ए बी टाइप की ऑर्डर फॉलो हो रही है। ओके, मतलब इस डायरेक्शन में ए बी टाइप की ऑर्डर फॉलो हो रही है और हम लोग मान के चलते हैं इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझो एक्स है। क्या है? एक्स। अभी हम लोग नॉर्मली ये डायरेक्शन ले लेके चलते हैं, ये डायरेक्शन। अगर आप देखोगे, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो इधर भी आपको एक सीक्वेंस दिखाई देगा, लेकिन ये सीक्वेंस ऑब्वियसली इसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें पहला ए आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है, इसके बाद बी आ रहा है। इसमें पहला क्या आ रहा है? बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है। ओके, बी के बाद ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, वो तो है, लेकिन इधर स्टार्टिंग पहले ए से हुई थी, इधर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? बी से। मतलब आप डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको क्या उधर मिल रहा है? उधर प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। तो सीधी सी बात है, अगर इस साइड से मैंने मेजर किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर उसकी वैल्यू एक्स है, तो अगर मैंने इस साइड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया तो उसकी वैल्यू एक्स आएगी क्या? नहीं आएगी। तो उसकी वैल्यू समझ के चलो वाई है। तो देख लो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में कुछ अलग हो सकता है और इस डायरेक्शन में कुछ अलग हो सकता है। मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलने वाली है। चलो और एक लेयर हम लोग सिलेक्ट करके चलते हैं। अगर मैंने ये लेयर सिलेक्ट कर लिया, ध्यान देना, अगर मैंने ये लेयर सिलेक्ट कर लिया तो आपको पता चल रहा है इसमें कि इधर आपको ए एटम मिल रहा है, इधर भी आपको ए एटम मिल रहा है, इधर भी आपको ए एटम मिल रहा है। अगर मैंने फोर्थ लेयर बनाया होता तो भी आपको ए एटम ही मिलता। मतलब इस डायरेक्शन में भी आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, लेकिन जो पहला सीक्वेंस था या जो दूसरा सीक्वेंस था उससे ये थर्ड सीक्वेंस कैसा है? थोड़ा अलग है। मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर कोई प्रॉपर्टी मेजर करने जाऊं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या विस्कोसिटी, तो उसमें मुझे एक्स और वाई वैल्यू मिलने वाली नहीं है। मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी? जेड वैल्यू मुझे मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। तो इतना याद रखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाता है। याद रखना ये बात। ओके, सो एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट, it is the effect in which solids have different values of physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, लेकिन मेन जो होती है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड विस्कोसिटी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर मैंने कोई एक डायरेक्शन सिलेक्ट किया तो उसमें आप देख सकते हो सीक्वेंस अलग आ रहा है, ये डायरेक्शन में आप देख सकते हो सीक्वेंस अलग आ रहा है, ये डायरेक्शन में आप देख सकते हो सीक्वेंस अलग आ रहा है। तो हर डायरेक्शन में अगर सीक्वेंस अलग आ रहा है तो सीधी सी बात है उसमें प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो हम लोग ने क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या पढ़ लिया? एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट पढ़ लिया, बराबर है। तो अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसे होता है, दैट यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन। आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी होती है, एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट मतलब होता क्या है। और इसके क्वेश्चंस नॉर्मली जेईई नीट में भी आते हैं। तो अगर ये आपको अच्छी तरह समझ जाएगा, आप पहले स्टार्ट में अगर नहीं समझा है, आप वीडियो को बार बार देखो तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी हम लोग बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो अभी हम लोग को बात करनी पड़ेगी एमॉर्फस सॉलिड की। देखते हैं क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड्स में। एमॉर्फस सॉलिड देखते हैं एमॉर्फस सॉलिड में होता क्या है। अभी एमॉर्फस सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो मुझे बताइए एमॉर्फस सॉलिड में कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो होता है क्या? नहीं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड भी दो एटम से बना है। सो पहला एटम है ए, उसके बाद बी। अभी एमॉर्फस सॉलिड है तो इसमें ऑब्वियसली पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं होने वाली है। तो ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद समझ लो ए आ रहा है, इसके बाद ए भी आ सकता है, इसके बाद बी भी आ सकता है, इसके नीचे ए के नीचे बी नहीं हो सकता, या ए हो सकता है बी भी हो सकता है। तो इधर हमको मान के चलते ए है, मतलब इधर पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं होने वाली, इतना याद रखो। ठीक है, मैं 3 लेयर बना रहा हूं, ध्यान देना, 3 लेयर। इधर आप कौन सी भी ऑर्डर ले सकते हो। ठीक है, दिस इज योर व्हाट डायग्राम फॉर एमॉर्फस सॉलिड। अभी आप पर्टिकुलर ध्यान देना, इधर क्या फर्क है और इधर क्या फर्क है।
आप देखिए, अगर मैंने ये ऑर्डर सिलेक्ट किया, इस ऑर्डर में जाओ, तो आप देख सकते हो मुझे इसमें क्या फॉलो मिल रहा है, ए बी, ये फॉलो अप मुझे मिल रहा है। मतलब पहला ए है, उसके बाद भी ए है, उसके बाद भी बी है। मतलब इधर सीक्वेंस आ रहा है क्या कोई? जैसे इधर सीक्वेंस आ रहा था ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, इधर जैसा सीक्वेंस आ रहा था इधर वैसा सीक्वेंस है क्या? नहीं है। तो मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में चालू करूंगा प्रॉपर्टी मेजर करना, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलेंगे, तो समझो वो वैल्यू एक्स है, और इधर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हुई है क्या? नहीं हुई है। अगर मैंने समझो ये ऑर्डर सिलेक्ट किया, ये बॉक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हो ए के बाद फिर से आ रहा है, ए के बाद फिर से भी आ रहा है, यही ऑर्डर इधर फॉलो हो रही है। ओके, इधर समझो एक्स है, ओके, वो भी एक्स हो सकता है। ओके, अभी हम लोग मान के चलेंगे, ये देखो, इसको देखो, बी, बी के बाद बी, बी के बाद ए आ रहा है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो ही नहीं हो रही है। मतलब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आप इस डायरेक्शन में गए तो भी पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रही है, इस डायरेक्शन में गए तो भी पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रही है। मतलब ए के बाद बी, बी के बाद ए, बी के ए के बाद बी, ऐसा आ रहा है क्या? नहीं। तो हर डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मिलने वाली ही नहीं है। अगर आप इसमें चले गए तो आप देख सकते हो इसमें बी के बाद बी आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है, इधर ए भी आ सकता है नीचे। मतलब इधर भी प्रॉपर्टी, इधर भी आप देख सकते हो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। तो पूरे क्रिस्टल में, इस पूरे क्रिस्टल में कहीं भी पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब आप कहीं भी जाओ, इस क्रिस्टल में कहीं भी जाओ, आपको प्रॉपर्टी कैसे मिलने वाली है? सेम मिलने वाली है। अगर ये एक्स है, ये एक्स है, क्योंकि इसने पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा था, तो इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है क्या? नहीं, तो ये भी एक्स हो सकता है। इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो हो रहा है क्या? नहीं, तो ये भी एक्स हो सकता है। इतना याद रखो। मतलब पूरे सॉलिड में आप देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी कैसी होगी, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। तो अगर आप एग्जांपल लो ग्लास का, पर्टिकुलर ग्लास का, तो आपको मालूम है ग्लास एग्जांपल है एमॉर्फस सॉलिड का। तो ग्लास का आप अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है 1.5 नॉर्मली। ओके, तो ये 1.5 आप इधर मेजर करो या इधर मेजर करो या इधर मेजर करो, इधर मेजर करो, ऑब्वियसली कितना आने वाला है वो 1.5। तो सीधी सी बात है, एमॉर्फस सॉलिड में ऑब्वियसली एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो इसमें से एन हटा दो तो कौन सा इफेक्ट दिखेगा? आइसोट्रॉपिक इफेक्ट दिखेगा। तो अगर मुझे आइसोट्रॉपिक इफेक्ट की डेफिनेशन करनी है या लिखनी है तो मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज द इफेक्ट इन विच सॉलिड हैव सेम वैल्यूज, डिफरेंट की जगह पे आपका वर्ड आना चाहिए सेम, सेम वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। ओके, सेम वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शन। तो इधर आप देख सकते हो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, इधर आप देख सकते हो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी हो सकती है। क्यों ऐसा होता है? इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होती है हर जगह पे, और इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं होती है, कहीं भी फॉलो नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ better explanation for anisotropic effect and isotropic effect, and also a distinguishing point between amorphous solid and crystalline solid। तो कल मैंने, मेरा फर्स्ट लेक्चर था, तो उधर मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाए थे और मैंने आपको बोला था कि मैं चौथा पॉइंट आगे पढ़ाऊंगा। तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। तो आप लिख सकते हो फोर्थ पॉइंट, वो लिख सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, ऐसा लिख सकते हो, crystalline solids are anisotropic in nature and amorphous solids are isotropic in nature। ठीक है, so this is a particular topic related to what? Anisotropic effect। okay, 1 मिनट में कॉपी कर लो।
चलो हो गया। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमेशा याद रखो इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हमें एमॉर्फस सॉलिड के साथ डील नहीं करना है। ओके, तो हम लोग डील करने वाले हैं सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप देख सकते हो कि मैंने बताया कि वेल ऑर्डर अरेंजमेंट होती है। ये वेल ऑर्डर अरेंजमेंट है। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद क्या आता है, ए आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है। तो आप देख सकते हो ए और बी के बीच में आप देख सकते हो कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा, इसलिए तो वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, नहीं तो क्यों चिपकते वो लोग, बराबर है। इसलिए ए और बी के बीच में कुछ फोर्स काम कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो भी उनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं उस फोर्स पे डिपेंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। तो वो टाइप देख लेते हैं हम लोग। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ intermolecular forces, crystalline solids are divided in 4 categories। ओके, कितने कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरीज। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट इज व्हाट, मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट सॉलिड। थर्ड वी विल सी आयोनिक सॉलिड एंड फोर्थ इज व्हाट, मेटालिक सॉलिड। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड को दूसरा नाम है नेट्रो सॉलिड भी बोलते हैं, इतना याद रखना। ओके, so on the basis of the type of intermolecular forces, crystalline solids are divided in 4 categories, out of which first is what, molecular solid, second one is what, covalent solid, या उसको दूसरा नाम क्या है, network solid, third is what, ionic solid, fourth one is what, metallic solid। ओके, नाम के ऊपर से पता चलेगा कि उसमें क्या क्या रहने वाले हैं। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स तो इसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे, कोवेलेंट सॉलिड तो इसमें एटम्स रहेंगे, आयोनिक सॉलिड है तो इसमें आयंस रहेंगे, मेटालिक सॉलिड है तो इसमें मेटल एटम्स रहेंगे, बराबर है। देखो एक पर्टिकुलर अगर आपको एक हिंट भी आ गया, एक लिंक भी लग गया, तो आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। ओके, अगर समझो आपको बोर्ड में याद नहीं आया लेकिन ये याद है, उसके नाम याद है, तो आप एक पॉइंट तो लिख सकते हो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड आर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एटम्स। आयनिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ आयंस। मेटालिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ मेटल एटम्स। अभी उनके बारे में जो फोर्स है वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, दिस सॉलिड आल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क सॉलिड, आयोनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। तो अभी हम लोग चालू करते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड से। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो अगर हम लोग इसके बारे में पॉइंट वाइज बात करेंगे तो पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, these crystalline solids consist of molecules as a constituent particles। देखो नाम के ऊपर से ही आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है पता चल जाता है। ठीक है, सो दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एज अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब ऑब्वियसली इसमें क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो समझो ये ए मॉलिक्यूल, ये बी मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कोई फोर्स काम कर रहा होगा। अभी देखते हैं कौन सा फोर्स काम करेगा, वो बाद में बताता हूँ, इसमें बताऊंगा मैं अभी। ठीक है,
सो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया, दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर एज अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी इनके बीच में जो फोर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं, उस पे डिपेंड ये मॉलिक्यूलर सॉलिड अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। तो फर्स्ट इज व्हाट, दे आर आल्सो सब डिवाइडेड, ओके, दे फर्दर subdivided into 3 categories, out of which first is what, polar molecular solids, पोलर का भाई कौन रहेगा, नॉन पोलर, बराबर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और थर्ड सी पार्ट पोलर नॉन पोलर, उसके बाद सी पार्ट है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। हर एक के एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं, ओके। दे फर्दर सब डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, आउट ऑफ विच फर्स्ट इज व्हाट, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकंड वन इज व्हाट, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड थर्ड वन इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ओके। तो आप ये पहले कॉपी कर लो 1 मिनट में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कॉपी कर लिया, ठीक है। चलो अभी हम लोग इन तीनों को बारी बारी से सीखते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसके बारे में बात करेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पोलर होता क्या है। तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि अगर मैंने HCl लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl, ओके, तो आप देख सकते हो ये पोलर मॉलिक्यूल है। अगर आप बोलोगे सर पोलैरिटी होती क्या है, नॉर्मली पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी होती है मतलब एक प्लस में जाना और दूसरा माइनस में जाना। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या, इट इज़ द पावर टू पुल अप द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, बराबर, मतलब इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचना। तो आप देख सकते हो क्लोरीन क्या होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए ये क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास खींच लेने की कोशिश करेगा। मतलब आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचता, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच रहा है, मतलब क्लोरीन के इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसके लिए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर बढ़ रही है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। अरे इधर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है मतलब कौन सा चार्ज कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो ऑब्वियसली इधर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली क्लोरीन विल एक्वायर सम पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हम लोग ऑब्वियसली डेल्टा से दिखाते हैं, इतना याद रखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो HCl में आप देख सकते हो कि नॉर्मली पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। अब इस पोलर, इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलेंगे, याद रखना कभी भी, कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके बीच में जो फोर्स काम करता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। कौन सा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। अभी आप बोलोगे डाइपोल होता क्या है, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा डाइपोल। डाइपोल नॉर्मली उसके वर्ड से ही हम लोग को पता चल रहा है, डाई मतलब क्या होता है टू, एंड पोल्स मीन्स व्हाट, टू पोल्स।
तो आपको मालूम है कि नॉर्मली दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो ऑब्वियसली इधर आप देख सकते हो दो पोल है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायपोल। तो अगर मैंने HCl के मॉलिक्यूल भी है, ये समझो HCl का मॉलिक्यूल है, ये समझो HCl का मॉलिक्यूल है, तो इनमें जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो कौन सा फोर्स रहेगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स। याद रखना इतनी बात, ठीक है। तो आप देख सकते हो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप देख सकते हो पोलरिटी क्या होती है, मैंने पढ़ा दिया आपको। डायपोल क्यों बोलते हैं, डाय मतलब दो, पोल मतलब दो, ऑब्वियसली दो एंड रहेंगे, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। चलो, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड there exist a dipole interaction force। ओके, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या बोला हम लोगों ने, इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड देयर एग्जिस्ट अ डायपोल इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और अगर इसका आप एग्जांपल लेने जाओ तो बेस्ट एग्जांपल आपका एग्जांपल होगा HCl, आप लिख सकते हो। तो कभी कभी CET में क्वेश्चन आ जाता है HCl इज अ डैश टाइप ऑफ सॉलिड, तो आप क्या लिखोगे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। उधर ऑब्वियसली आपको उलझाने के लिए ऑप्शन दिया रहता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। बहुत से स्टूडेंट लिख के आते हैं आयोनिक सॉलिड, क्योंकि उनको लगता है कि HCl में आयंस है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये आयंस हो गए। इसमें आयंस नहीं आते। ये क्यों आता है HCl, जब हम लोग आगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं HCl में बता दूंगा कि ये कोवेलेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक उसका पर्टिकुलर रीजन है। चलो, तो हम लोगों ने पढ़ लिया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में डायपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है, ठीक है। सो बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, HCl। अभी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद हम लोग अगर एग्जांपल सेकंड पॉइंट देखेंगे, इसमें पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली इतना ही आप लिख सकते हो, आपको सिर्फ एग्जांपल और डेफिनेशन याद होनी चाहिए बस। सेकंड हम लोगों ने लिखा था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पोलरिटी तो एग्जिस्ट करने वाली नहीं है। मतलब इधर आप देख सकते हो, इधर एक एटम डिफरेंट था, दूसरा एटम डिफरेंट था, इसलिए पोलरिटी प्रोड्यूस हो रही थी। तो इसमें क्या रहेगा, दोनों एटम सेम रहेंगे। तो अगर आप एग्जांपल लोगे आयोडीन I2, तो I2 में आप देख सकते हो I बॉन्ड I। अभी इस दोनों I में से कौन सा I शक्तिशाली है, बताइए मुझे, कौन सा I स्ट्रांग होगा, नहीं बता सकते ना, क्योंकि दोनों दोनों आयोडीन में है, ऑब्वियसली दोनों की पावर कैसी रहेगी, सेम रहेगी, तो कोई किसी को खींचने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें डायपोल इंटरेक्शन फोर्स होगा ही नहीं। तो आप बोल सकते हो कि सर आपने तो बोला है कि कोई फोर्स तो एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो फोर्स एग्जिस्ट करेगा। यस, करेगा। अगर आप देख सकते हो तो आपने 11th स्टैंडर्ड में कुछ फोर्सेस पढ़े होंगे, तो डायपोल फोर्स के नीचे एक और फोर्स था, उसको हम लोग बोलते हैं वीक डिस्पर्जन फोर्स। कौन सा फोर्स, वीक डिस्पर्जन फोर्स, या उसको एक नाम दिया गया था लंडन फोर्स, बराबर है। तो ऑब्वियसली जब दो एटम सिमिलर होते हैं तो उनके बीच में कुछ डिस्पर्जन फोर्सेस काम करते हैं, कुछ ऑब्वियसली वीक फोर्सेस काम करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लंडन फोर्सेस या वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। सो इन आगे हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, इन non-polar molecular solid, in non-polar molecular solids there exist a, इधर क्या लिखा है, डायपोल इंटरेक्शन, इधर ये नहीं लिख सकते, there exist a weak dispersion forces, इसको हम लोग कौन सा नाम देंगे, लंडन फोर्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया I2 या ब्रोमीन Br2, ओके, सब हैलोजन इसमें आ जाएंगे, ओके। सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हमेशा याद रखना,
नॉन पोलर में आएगा I2Br2 और इसमें आएगा HCl। तो याद रखना, कभी कभी ये भी दिया जाता है, पहचानो इसमें से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है। अगर दो डिफरेंट एटम रहेंगे तो नॉन पोलर आएगा, पोलर आएगा, और अगर दो सेम एटम रहेंगे तो ऑब्वियसली नॉन पोलर आएगा। ओके, तो आपको इतना पता चल गया होगा। ओके, सो आप इसको कॉपी कीजिए 1 मिनट में, उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे। ओके, आपने कॉपी कर लिया होगा। नाउ थर्ड वन इज व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। सी पार्ट हम लोग ले रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। अभी आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डिटेल में जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी आपने 11 में पढ़ा है सब, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड देखते क्या है, इट इज द बॉन्ड, इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड बोला है तो एक एटम तो हाइड्रोजन होने वाला ही है। इट इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर वन मोर लिखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग लिख देते तो और अच्छा रहेगा, उसमें इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। Okay, it is the bond formed between hydrogen atom and one strong electronegative atom। अभी strong electronegative atom कौन कौन से होते हैं, तो ऑक्सीजन strong electronegative है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है। ओके, सो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अगर आपको ये ONS याद नहीं हो रहा है तो आप सन याद रखना कभी भी, सन तो हम लोग को मालूम है क्या होता है, SON, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और F तो आपको मालूम है क्या है, फ्लोरीन। ठीक है, चलो, इट इज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड वन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब अगर सपोज ये हाइड्रोजन एटम है और इधर कहीं ऑक्सीजन एटम है, तो इनके बीच में ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। ओके, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या जो बॉन्ड फॉर्म होगा इन दोनों में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। मतलब आपको इतना पता चल गया होगा, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ा है, अगर हाइड्रोजन F के साथ जुड़ा है, तो ऑब्वियसली इन सब के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में होता क्या है। मैंने पहले हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन लिखवा दिया आपको, अभी मैं जा रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के बारे में लिखने के लिए। ओके, इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड a hydrogen bond form between hydrogen atom of one molecule, hydrogen atom of one molecule and a strong electronegative atom of other molecule, अभी देखते हैं इसमें क्या होगा। सो इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन
hydrogen atom of one molecule and a strong electronegative atom of other molecule. और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आया था आइस। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है? आइस। अगर आप देखोगे आइस नॉर्मली आप देख सकते हो इट इज अ कंडेंस फॉर्म ऑफ वाटर, बराबर है। अगर वाटर को आप कूल करोगे 0 डिग्री सेल्सियस तक तो वो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि वाटर कूल होने के बाद, ठंडा होने के बाद आइस में क्यों जाता है, देख लेते हैं। चलो अभी मुझे बताइए, अगर मैंने एक ऑब्वियसली ट्रे लिया जिसमें हम लोग बर्फ बनाते हैं, उसमें पानी ले लिया, ठीक है। तो पानी में तो एक मॉलिक्यूल नहीं होगा वाटर का, उसमें हजारों मॉलिक्यूल रहेंगे, लाखों मॉलिक्यूल रहेंगे। तो हम लोग ना 2 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, और ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा H2O, ठीक है। दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल H2O, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल H2O, दोनों सेम वाटर के मॉलिक्यूल है। इस H2O को ऐसे लिखने के बजाय मैं ऐसे लिखूंगा। आपको मालूम है वाटर एंगुलर शेप में रहता है थोड़ा, बराबर। इधर भी एक वाटर मॉलिक्यूल कंसिडर करके चल लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब आप इसको टेम्परेचर कम करोगे, मतलब इसको कूल डाउन करोगे आप, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा? ये शांत नहीं बैठने वाला। ये क्या करेगा? इधर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसके बाजू में ही इधर हाइड्रोजन है। हमेशा याद रखो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा खुद के मॉलिक्यूल का, मतलब इसी में बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, किसी दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, याद रखना। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, लेकिन जब वो कूल होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आसपास आने वाले हैं। मतलब ये ऑक्सीजन क्या होगा? ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना चालू कर देगा। मतलब कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना चालू कर देगा। हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो गया। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना चालू कर देगा। ये ऑक्सीजन चुपने बैठने वाला इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऐसे लाखों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि एक दूसरे के बहुत नजदीक आएंगे और वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट होने की वजह से ये जो वाटर है वो कूल डाउन के बाद क्या बन जाता है? सॉलिड आइस बन जाता है। सो जो बॉन्ड फॉर्म होता है इन दोनों के बीच में, उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। चलो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल क्या आ गया? आइस आ गया, आपको मालूम है। और ये बहुत बार पूछा भी है सीईटी में कि आइस इज अ डैश टाइप ऑफ सॉलिड। तो फर्स्ट याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होता है ये। सो हाइड्रोजन बॉन्ड, it is the bond formed between hydrogen atom and one strong electronegative atom. Strong electronegative atom 4 है अपने पास, एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके बारे में बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के। इन दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड अ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, देखो हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, ओके। एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल आइस, ओके। तो हम लोग ने 3 टॉपिक पढ़ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं। उस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में जो फोर्सेस आते हैं उन पे डिपेंड उस मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप कौन सा था? पोलर सॉलिड। दूसरा टाइप कौन सा था? नॉन पोलर सॉलिड। तीसरा टाइप हम लोगों ने क्या पढ़ा? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। पोलर सॉलिड में क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। नॉन पोलर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मतलब सेम मॉलिक्यूल रहेगा I2 Br2। और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में आप देख सकते हो अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए 1 मिनट में, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
शायद आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कमेंट जरूर करना। ठीक है, अभी हम लोग ने मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ लिया। अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले सेकंड टाइप के ऊपर, दैट इज कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड्स, अभी आप देख सकते हो कोवैलेंट सॉलिड में नाम के ऊपर से पता चल रहा है कि इसमें कौन सा बॉन्ड रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिखने जा रहा हूं। These crystalline solids consist of atoms bonded by covalent bonds। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो आप देख सकते हो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है। देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और एक बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, मैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कि HCl ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, देखो हाइड्रोजन के पास खुद का एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में आपको मालूम है क्लोरीन का 287 होता है, बराबर है कि नहीं? तो हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्लोरीन समझ लो, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इतना मालूम है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल कब स्टेबल होता है, जब उसका डुप्लेट या ऑक्टेट, डुप्लेट मतलब आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके, कोई भी मॉलिक्यूल कब स्टेबल होता है या कोई भी एटम कब स्टेबल होता है, जब उसके मॉलिक्यूल के हर एटम का डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो, तभी। तो अगर इस हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट या ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, इतनी कोई देने वाला भी नहीं है उसको। तो ये क्या करेगा, इसको डुप्लेट मतलब 2 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और इधर आप देख सकते हो, इधर 7 है टोटल, ये 8 हो सकता है, तो इसको 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो आप देख सकते हो इसको डुप्लेट बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको ऑक्टेट बनने के लिए भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। सो दिस इज हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, देखो इधर क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, क्लोरीन का 7वां इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। देखो हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल कंसिडर करोगे तो आपको डुप्लेट कंप्लीट दिखाई देगा, और आप जब क्लोरीन एटम का कंसिडर करोगे तो आपको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। मतलब ये मॉलिक्यूल डुप्लेट भी कंप्लीट कर रहे हैं, एटम डुप्लेट भी कंप्लीट कर रहे हैं और ऑक्टेट भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इनके बारे में, ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एटम्स बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, चलो इसको और एक नाम दिया जाता है, these solids are also called as network solids। अभी नेटवर्क सॉलिड क्या होता है आपको मालूम है, आपने 10th में पढ़ा है। 10th में मुझे लगता है आपको एक प्रॉपर्टी थी कैटेनेशन नाम की, तो इधर कैटेनेशन होता है। तो दिस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क सॉलिड। तो अभी हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे, आपने 10th में ही पढ़ा है ये सब, डायमंड है, उसके बाद ग्राफाइट हो सकता है। ओके, 2 एग्जांपल मान के चलते हैं हम लोग, डायमंड एंड ग्राफाइट। तो डायमंड में आप देख सकते हो कुछ हेक्सागोन रिंग होती है। ओके, हेक्सागोन रिंग होती है, आपको मालूम है इधर कार्बन रहता है, इधर कार्बन रहता है, इधर कार्बन रहता है, कार्बन इधर, इधर कार्बन, इधर कार्बन, बराबर है। तो ये क्या करते हैं, ऑब्वियसली ये आगे भी और दूसरे कार्बन से जुड़ते जाते हैं, और दूसरे कार्बन से जुड़ते जाते हैं।
ये कार्बन फिर अलग किसी से जुड़ेंगे, तो ये एक तरीके का क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। और उनका नेटवर्क ज़्यादा होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। आपको मालूम है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो डायमंड में आप देख सकते हो कि कोवैलेंट नेटवर्क तैयार होता है, इसलिए डायमंड को हम लोग क्या बोलेंगे, को नेटवर्क सॉलिड भी बोल देंगे, ठीक है। सो कोवैलेंट सॉलिड के बारे में आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए, और ज़्यादा इसमें कुछ बोलने लायक है ही नहीं। सो दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एटम्स, किससे बना होता है, एटम से, बॉन्डेड बाय कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। दिस सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, नेटवर्क सॉलिड। फॉर एग्जांपल क्या है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट आपको मालूम है डायमंड से सॉफ्ट रहता है, हम लोग जो नॉर्मल लीड पेंसिल्स यूज करते हैं उसमें ग्रेफाइट यूज होता है, ठीक है। सो प्लीज कॉपी दिस, देन विल मूव टू आयोनिक सॉलिड्स। ओके, सो आपने कोवैलेंट सॉलिड लिख लिया। चलो अभी हम लोग आगे जाएंगे, आगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। थर्ड सॉलिड हम लोग सीखने वाले थे आयोनिक सॉलिड, नाम से ही पता चल रहा है। ओके, these crystalline solids consist of ions as a constituent particles। ओके, इसमें क्या होता है, आयंस होते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका कौन सा हो गया, NaCl, आपको तो मालूम ही है। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इनमें जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा बॉन्ड रहेगा, आयोनिक बॉन्ड। हमेशा याद रखो, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में बहुत बड़ा फर्क होता है। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है और इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, गेनिंग एंड लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये याद रखना है। तो इसमें आप देख सकते हो एक पॉजिटिव आयन बनेगा, कटायन बनेगा, और एक नेगेटिव आयन बनेगा, दैट इज अनायन बनेगा। ओके, और इसमें जो भी फोर्स होता है वो फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो भी लिख देता हूं मैं, दे एग्जिबिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन ये देम लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता चल गया होगा NaCl। अभी हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, फोर्थ, मेटालिक सॉलिड्स। नाम से पता चल रहा है, दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही है। दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ मेटालिक एटम्स या मेटल एटम्स as a constituent particles। ओके, आयनिक सॉलिड के बारे में एक बात मैं बताना भूल गया, आयनिक सॉलिड की जो भी कंडक्टिविटी होगी या जो भी साइज रहेगा वो डिपेंड किस पे होगा, कटायन और अनायन के साइज पे डिपेंड होगा। तो वो पॉइंट इधर ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सो आयनिक सॉलिड की और एक प्रॉपर्टी याद रखना कि आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आपको मालूम है, 10 में पढ़ा है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, आयनिक सॉलिड का जो भी साइज होता है वो डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, इनके बीच में, इनके अंदर जो आयंस रहेंगे उनके साइज के ऊपर डिपेंड रहेगा। आपको इतना नॉर्मली मालूम रहेगा कि जो भी अनायन होता है वो कटायन से थोड़ा बड़ा रहता है साइज में, वो हम लोग जब रेडियस रेशियो देखेंगे तब आपको मैं समझा दूंगा इसमें, ठीक है। दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसिस्ट ऑफ मेटल एटम्स एज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे तो Fe आएगा, लोखंड, फेरस, उसके बाद कॉपर आ सकता है Cu, ओके, एल्यूमिनियम भी आ सकता है। तो अभी मुझे बताइए, अगर मैंने एक Fe का
शीट लिया मतलब पतरा लिया, अगर मैंने लोखंड का पतरा लिया तो सीधी सी बात है, इसके बीच में कहीं भी जाओ आपको कौन सा आइटम मिलेगा, Fe आइटम ही मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि इसमें कॉपर आ जाएगा, नहीं आएगा ना। अगर मैंने कॉपर की शीट ले ली, ओके, कॉपर ले लिया, तो ऑब्वियसली सब जगह पे कौन से आइटम्स रहेंगे, कॉपर के आइटम्स रहेंगे। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड रहेगा, मेटेलिक बॉन्ड रहेगा, क्योंकि मेटल है नहीं है तो मेटेलिक बॉन्ड रहेगा। तो इधर आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि दे एग्जिबिट, इधर क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं होता है क्योंकि सेम आइटम्स रहते हैं। सो दे एग्जिबिट मेटेलिक फोर्सेस या मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। वो मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर नोट डाउन कर रहे हो तो ये भी एक नोट डाउन कर लो कि दे एग्जिबिट मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन देम। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप कितने होते हैं, चार सॉलिड के, क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, मॉलिक्यूलर सॉलिड। उस मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी हम लोग देख सकते हैं 3 सब डिवाइडेड पार्ट्स थे, एक पोलर, एक नॉन पोलर, एक हाइड्रोजन बॉन्डेड। सेकंड में मैंने पढ़ाया आपको कोवेलेंट सॉलिड। थर्ड हम लोगों ने देखा आयनिक सॉलिड। फोर्थ हम लोगों ने देखा मेटेलिक सॉलिड। ओके, तो हम लोग ने नॉर्मली क्रिस्टलाइन सॉलिड के सब टाइप पढ़ लिए हैं। ओके, तो आपने, मुझे लगता है शायद आपने नोट डाउन भी कर लिया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं रोज़ ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। और मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का मेन जो पर्टिकुलर पार्ट है दैट इज़ यूनिट सेल, उसके टाइप्स और उसके एनालिसिस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।